Hello students, myself Sanjita Kumari, PGT Economics, KVOF Muradnagar. In this video, I am going to tell you about credit control function of central bank, that is RBI in our country. As you know, credit means money. We will study how central bank control money supply. But before we know how, we should know why central bank needs to increase money supply or decrease money supply in the economy. Central bank needs to increase or decrease money supply in the situation of inflation and deflation. अब आप सोच रहे होंगे ये इन्फ्लेशन क्या होता है. Inflation is the situation when there is continuous rise in general price level. और किसी भी इकोनॉमी के लिए प्राइस लेवल में कंटिन्यूस राइज होना अच्छी बात नहीं होती है. और ऐसा कब होता है? जब लोगों के हाथों में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है और इकोनॉमी में उसके अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई नहीं होती है. तो डिमांड लोगों का ज़्यादा है और सप्लाई कम है. तो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा? प्राइस राइज होगा. अब अगर सेंट्रल बैंक लोगों को हाथों से पैसा ले तो क्या हो जाएगा? ये सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाएगा. इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाएगा. तो आपको याद रखना है कि अगर इन्फ्लेशन का सिचुएशन है तो सेंट्रल बैंक कोशिश क्या करेगी? मनी सप्लाई को डिक्रीज करने की. और अगर डिफ्लेशन है, deflation is the situation when there is continuous decrease in general price level. प्राइस लेवल में कंटिन्यूस डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, वो उनका डिमांड नहीं हो पा रहा है. मार्केट में, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, बट लोगों के हाथ में पैसा नहीं है. और पैसा ना होने की वजह से वो डिमांड नहीं कर पा रहे हैं. अगर डिमांड नहीं होगा तो फिर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन क्यों करेगा? प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर लोगों को रोज़गार भी नहीं मिलेंगे. अब रोज़गार नहीं मिलेगी तो क्या अच्छी बात होगी? बिल्कुल नहीं होगी. तो सरकार को क्या करना पड़ता है कि ऐसी स्थिति में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ता है ताकि लोगों के पास पैसा पहुंच जाए, लोगों के हाथों में पैसा आ जाए, ताकि वो फिर से डिमांड करना शुरू कर दे और इकोनॉमी जो है वो ठीक हो जाए, प्रोडक्शन का काम हो जाए, चालू हो जाए, फिर लोगों को रोज़गार मिलने लगे. ठीक है ना? तो इसलिए डिफ्लेशनरी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाए. तो यहाँ पर आपको फंक्शन, ये क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन समझने के लिए दिमाग में एक चीज़ आपको बैठा लेना है कि इन्फ्लेशन में सेंट्रल बैंक की कोशिश क्या होती है? डिक्रीज इन मनी सप्लाई. और डिफ्लेशन में क्या कोशिश होती है? इंक्रीज इन मनी सप्लाई. अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो टूल्स, ये इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट और टूल्स हैं. Tools used by the central bank to control credit or money supply can be classified into two groups. उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. क्वांटिटेटिव टूल्स कंट्रोल द एक्सटेंट ऑफ मनी सप्लाई. क्वांटिटी नाम से इंडिकेट हो रहा है कि क्वांटिटी यानी कि मात्रा. ठीक है? कंट्रोल द एक्सटेंट ऑफ मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द कैश रिजर्व रेशियो. ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन. दिस ऑल आर द इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई. एंड दीज ऑल आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव टूल्स, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल बैंक क्या कंट्रोल करती है? उनकी क्वांटिटी, मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल करती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव टूल्स.
Next is qualitative tools. Qualitative tools include persuasion by the central bank in order to make commercial banks discourage or encourage lending, which is done through margin requirement, moral suasion, direct action, etc., etc. But in our syllabus we have to read only margin requirement. क्वालिटेटिव टूल्स में सेंट्रल बैंक जो है वो क्वांटिटी को तो कंट्रोल नहीं करती है, लेकिन कमर्शियल बैंक को परस्यू करती है, अपील करती है कि वो फंड्स को, यानी कि जो उनके पास पैसा है फंड्स को, वो किस डायरेक्शन में उसको एलोकेट करना है. ठीक है, दे सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स देम सम रूल्स एंड रेगुलेशन टू फॉलो, एंड कमर्शियल बैंक जो होता है उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, क्योंकि उसे पता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकर, आपने पढ़ रखा है, बैंकर्स ऑफ द बैंक है, लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट. यहाँ पर हमने लिख रखा है कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक रेट, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट. अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है, CRR एंड SLR आर टू कंपोनेंट्स ऑफ LRR, लीगल रिजर्व रेशियो. हालांकि दोनों अलग अलग वेरिएंट हैं, CRR और SLR अलग अलग होते हैं, लेकिन इस लेवल पर क्लास 12 में आप सिर्फ इतना याद रखो कि दीज टू आर द कंपोनेंट्स ऑफ LRR. अगर आपके एग्ज़ाम में पूछता है तो आपको इतना याद रखना है कि LRR यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो जो होता है वो CRR प्लस SLR होता है. क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये है आपका. यहाँ पर तो मैंने 3 का एग्जाम्पल लिख रखा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑन लोन, moral suasion, credit rationing, direct action, these all are the qualitative instruments, but we have to read only margin requirement on loan according to the syllabus. अब हम लोग 1 by 1 देखेंगे कि सेंट्रल बैंक इन सारे इंस्ट्रूमेंट को किस प्रकार यूज करता है. पहला है आपका बैंक रेट, or it is also called discount rate, is the rate at which the central bank of a country lends money to commercial banks to meet their long term needs. आपने पढ़ा है कि बैंकर्स बैंक, यहाँ बैंकर्स कौन है? कमर्शियल बैंक. और बैंकों का बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक. तो जब बैंक को ज़रूरत होती है लोन की तो वो कहाँ पर जाता है? सेंट्रल बैंक के पास. तो और सेंट्रल बैंक जो है उनको लोन प्रोवाइड करती है, तो वो एक रेट चार्ज करती है, फ्री में नहीं देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है. और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन देती है, दैट रेट इज कॉल्ड बैंक रेट. So bank rate is the rate at which the central bank of a country lends money to commercial banks to meet their long term needs. अब हम लोगों को अगर क्वेश्चन पूछता है कि हाउ बैंक रेट इज यूजफुल इन क्रेडिट कंट्रोल, है ना, या हाउ बैंक रेट इज यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल क्रेडिट, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक रेट, एंड देन यू हैव टू डिस्कस द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिफ्लेशन. ड्यूरिंग डिफ्लेशन किस प्रकार ये बैंक रेट जो है वो हेल्प करता है इकोनॉमी को, या सेंट्रल बैंक जो है किस प्रकार इसे यूज करता है टू करेक्ट द इकोनॉमी. आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि डिफ्लेशन है, तो डिफ्लेशन में गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक की पॉलिसी क्या है? इंक्रीज द मनी सप्लाई. सो फर्स्ट याद रखिए कि दिस इज द टाइम टू इंक्रीज मनी सप्लाई. इफ देयर इज डिफ्लेशन और रिसेशन इन द इकोनॉमी, दैट इट इज द टाइम टू इंक्रीज मनी सप्लाई. सेंट्रल बैंक क्या करेगा? लोअर्स बैंक रेट. बैंक रेट को क्या कर देगा? कम कर देगा. बैंक रेट कम होने से अब कमर्शियल बैंक के लिए क्या हो जाएगा? सेंट्रल बैंक से लोन लेना सस्ता हो जाएगा, चीप हो जाएगा. अब वो क्या करेगा? वो भी क्या कर देगा? लोअर्स देयर लेंडिंग रेट. अब जो जिस रेट पर वो पब्लिक को पैसा देता है,
जिस रेट पर, उसे भी वो क्या कर देगा, कम कर देगा। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, पीपल बोरो मोर मनी, जो पब्लिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन का डिमांड करेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोन का डिमांड करेंगे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक्स। और क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। सो दिस इज द वे थ्रू विच द बैंक रेट अफेक्ट्स द इकोनॉमी, or you can say the correct the economic deflationary situation of the economy। अब हम लोग देखेंगे कि ये बैंक रेट जो है वो इन्फ्लेशन में कैसे काम करता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक हैज़ टू डिक्रीज मनी सप्लाई। आप मैंने पहले ही बता दिया है कि इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी क्या है, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना। अब डिक्रीज करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगी, इट रेजेस बैंक रेट, बैंक रेट को बढ़ा देगी। अब कमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना महंगा हो गया तो वो क्या करेगा, कम लोन लेगा, लोन भी कम लेगा, और साथ में क्या करेगा, रेज देयर लेंडिंग रेट्स। कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो रेज देयर लेंडिंग रेट्स। अब जब लेंडिंग रेट्स बढ़ जाएगी तो पीपल बोरो लेस, पब्लिक कम लोन का डिमांड करेंगे, और जब कम लोन का डिमांड करेंगे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ बैंक, एंड अबाउट दैट यू हैव ऑलरेडी रेड। सो सेंट्रल बैंक हैज टू decrease money supply, it raises bank rate, commercial banks also raise their lending rates, people borrow less, and this leads to decrease in credit creation by banks and thus reduces the money supply in the hands of general public. So by now I think bank rate is clear। अगर एक आपको समझ में आ गया तो सारे रेट जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो सब में यही पॉलिसी है। आप आगे भी देखोगे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और SLR, CRR सब में यही सेम मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेपो रेट। सबसे पहले तो समझिए कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट को रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है। रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। द सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज। This repo rate is just like बैंक रेट। बैंक रेट भी कभी मतलब क्या हुआ कि इट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। रेपो रेट भी एक रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि बैंक रेट इज़ प्रोवाइडेड फॉर द लॉन्ग टर्म वाइल रेपो रेट इज़ प्रोवाइडेड फॉर द शॉर्ट टर्म। प्लस बैंक रेट में मैंने कोलेट्रल की बात नहीं की, बट यहाँ पर क्या होता है कि रेपो रेट जब कमर्शियल बैंक रेपो रेट पर लोन लेती है तो उन्हें कुछ कोलेट्रल देना पड़ता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए आपको 100 रुपया चाहिए तो आप अपने फ्रेंड के पास जाओगे, फ्रेंड आपको बोलोगे नहीं भाई हमें आप पर भरोसा नहीं, हम आपको कैसे दे दें अपनी 100 रुपया, कहीं आप बाद में ना दिए तो आप क्या कहोगे, ठीक है ये मेरी घड़ी जो है ना इसको आप रख लो, ये 100 रुपये की घड़ी इसको आप रख लो, ठीक है, और थोड़े समय के बाद जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपका पैसा देकर वो जो घड़ी है वो आपसे खरीद लूँगा। तो यहाँ पर आपका दोस्त कौन है, सेंट्रल बैंक, और आप कौन हो, कमर्शियल बैंक। सेम ये जो सिचुएशन है यहाँ पर रेपो रेट के साथ भी यही है। रेपो रेट में क्या होता है, कमर्शियल बैंक जो है वो अपने अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सेंट्रल बैंक को बेचता है, ठीक है, उनको दे देता है, और फिर कुछ समय के बाद जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वो क्या करते हैं कि उससे वो चीज़ जो है जो उन्होंने गिरवी रखी थी, जो उन्होंने बेचा था, उसे वो वापस ले लेते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रीपर्चेज रेट, रेपो रेट।
अब यहाँ पर भी क्या होगा, ड्यूरिंग डिफ्लेशन रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। डिफ्लेशन में क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा, जिससे कमर्शियल बैंक के लिए क्या हो जाएगा, लोन लेना सस्ता हो जाएगा। और जब वो सस्ते दर पर लोन लेगी तो अपना लेंडिंग रेट भी कमर्शियल बैंक क्या कर देगी, कम कर देगी। और जब लेंडिंग रेट कम हो जाएगा तो पब्लिक के लिए क्या हो जाएगा, लोन लेना सस्ता हो जाएगा, एंड दे विल डिमांड फॉर मोर लोन, एंड फाइनली इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर जाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। And just opposite is the mechanism during the inflation. Inflation में क्या करेगी सेंट्रल बैंक, रेपो रेट को बढ़ा देगी। ठीक है, तो बैंक रेट एंड रेपो रेट इज क्लियर, दोनों एक ही जैसे हैं। नेक्स्ट इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल रिजर्व रेशियो मैथड। पहले तो समझिए कि कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। कैश मतलब मनी और रिजर्व मतलब सेफ, है ना, और रेशियो मतलब सम परसेंटेज। कैश रिजर्व रेशियो is that minimum percentage of net total demand and time deposits to be kept by commercial banks with the central bank. हर एक कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का, जितने भी उनके पास डिपॉजिट्स हैं, उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज अ रिजर्व। एंड दैट रेट जितना परसेंटेज उनको रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द कैश रिजर्व रेशियो। Statutory liquidity ratio, it refers to minimum percentage of net total demand and time liabilities which commercial banks are required to maintain with themselves. अब सिर्फ आरबीआई के पास ही नहीं रखना पड़ता है, कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज जो है वो अपने पास भी रिजर्व करके रखना पड़ता है, ताकि वो उनके कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए। किसी को जब भी किसी लोन की ज़रूरत पड़े तो वो आराम से उनको लोन दे सके, है ना। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो है या वो परसेंटेज है जो हर एक कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का वो परसेंटेज जो है अपने पास सुरक्षित रखना पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों, ये जो CRR और SLR जो है, दोनों का मैकेनिज्म जो है वो सेम ही है। इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या है, सेंट्रल बैंक क्या करना चाहता है डिफ्लेशन में, इंक्रीज द मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक हैज टू इंक्रीज मनी सप्लाई। अब इंक्रीज करना है तो क्या करेगा वो, इट रिड्यूसेस CRR और SLR और बोथ, वो या तो दोनों को डिक्रीज कर देगा या एक को करेगा। जैसा सिचुएशन है वो जितना उनको सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई को कम करना है उस हिसाब से वो देखेगा। ठीक है, मोर मनी इज लेफ्ट विथ कमर्शियल बैंक्स। अब जब कम हो गया, रिजर्व उनको कम रखना है, तब कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा फंड है लोन देने के लिए, तो क्या करेगा, पब्लिक को ज़्यादा लोन दे सकता है। एज लैंडिंग इंक्रीजेज द मनी क्रिएशन इंक्रीजेज एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंक्रीजेज। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर डिफ्लेशन का सिचुएशन है तो ये जो रेशियो है, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी, ताकि कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सके। और जब लेंडिंग इंक्रीज होगा, लोन देने की कैपेसिटी जो है कमर्शियल बैंक की इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। एंड जस्ट अपोजिट इज द सिचुएशन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट की यानी कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसी क्या होती है, डिक्रीज मनी सप्लाई। तो डिक्रीज करने के लिए CRR और SLR को क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, बढ़ा देगी।
बढ़ाने से क्या हो जाएगा, सारा पैसा रिजर्व में चला जाएगा और कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचेगा, कम फंड बचेंगे, वो कम लोन देगी और कम लोन देगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और इस प्रकार हमारा इन्फ्लेशन का सिचुएशन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to buying and selling of government securities by the central bank from to the public or and commercial banks। ये जो ऑपरेशन है इसमें सेंट्रल बैंक जो है वो खरीदती है और बेचती है। क्या खरीदती है, क्या बेचती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को पब्लिक को या कमर्शियल बैंक को क्या करती है, बेचती है या खरीदती है उनसे। अब देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी है ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट क्या चाहता है कि लोगों के हाथ से पैसा उसके पास पहुंच जाए। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक क्या करेगी, सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू सोक लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी। बेचने से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने से पब्लिक के पास में क्या आ जाएगा, एक पेपर आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और पैसा उनका कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास। तो उनके इकोनॉमी से क्या हो रही है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब हो गया वही कैश, मनी जो है वो क्या हो रही है, सोक हो रही है। एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में क्या होगा, सेंट्रल बैंक परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक टू रिलीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक जो है वो सरकार से वो क्या करेगी, सिक्योरिटीज को परचेज करेगी, यानी कि पब्लिक से खरीदेगी। तो पब्लिक से जब खरीदेगी तो क्या होगा, एक बॉन्ड और पेपर जो है वो आरबीआई के पास चला जाएगा और पैसा जो है वो पब्लिक के हाथ में पहुंच जाएगा, यानी कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना, और डिफ्लेशनरी सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट is reverse repo rate। रिवर्स रेपो रेट को समझने के लिए आप समझ जाइए कि जिस प्रकार हम लोग अपने पैसे को कहाँ रखते हैं, कमर्शियल बैंक में, और कमर्शियल बैंक उस पर क्या देती है, एक इंटरेस्ट देती है। सिमिलरली कमर्शियल बैंक को के पास जो सरप्लस अमाउंट रहता है, सरप्लस पैसा रहता है, उसको वो कहाँ पर रखती है, सेंट्रल बैंक के पास, और सेंट्रल बैंक जो है उस पर एक इंटरेस्ट देता है, किसको, कमर्शियल बैंक को। उस इंटरेस्ट को हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। When the commercial banks have surplus funds, they can deposit the same with the central bank and earn interest। ठीक है, तो अगर कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड है तो वो कहाँ पर, किस सेफ कस्टडी में कहाँ पर रखेगी, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास, और आरबीआई से उनको क्या मिलेगा, एक इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन सच डिपॉजिट्स इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। इस इंटरेस्ट रेट को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। इफ सेंट्रल बैंक वांट्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई, और वो कब इंक्रीज करना चाहता है मनी सप्लाई को, ड्यूरिंग द डिफ्लेशन। इफ द सेंट्रल बैंक वांट्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई, रिवर्स रेपो रेट इज डिक्रीज कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो है डिस्करेज कमर्शियल बैंक्स टू पार्क देयर फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। अब कमर्शियल बैंक्स के लिए पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट जो वो कमा रहे थे वो कम हो गया। इससे अच्छा है कि वो पब्लिक को लोन दे के ज़्यादा इंटरेस्ट कमाएं। तो डिस्करेज करने के लिए कमर्शियल बैंक को कि वो उनके पास, सेंट्रल बैंक के पास पैसा कम रखे, है ना, वो क्या करेंगे, डिक्रीज रिवर्स रेपो रेट। More credit in the hands of commercial banks means more lending and more credit creation. So if there is a situation of deflation, then central bank decreases the reverse repo rate
and it encourages commercial banks to park their funds with the central bank. More credit in the hands of commercial banks means more lending and more credit creation. एंड जब अगर इन्फ्लेशन है तब क्या करेगी सेंट्रल बैंक? रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी. अब बढ़ाने से क्या होगा? अब कमर्शियल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक के पास यानी कि आरबीआई के पास पैसा रखना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा. वो पब्लिक को लोन कम देगी और अपने पैसे को वहाँ पर जाकर रिजर्व रखेगी सेंट्रल बैंक के पास, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके. सो दिस इज़ रिवर्स रेपो रेट. इफ़ सेंट्रल बैंक वांट्स टू डिक्रीज मनी सप्लाई, रिवर्स रेपो रेट इज़ इंक्रीज्ड, है ना. तो डिक्रीज वाला सिचुएशन कब आता है? इन्फ्लेशन में. तो आपने अभी तक जितने भी रेट पढ़े, आपने क्या देखा? जितने भी रेट है, अगर इन्फ्लेशन सिचुएशन है तो सारे रेट को क्या कर दिया जाता है? इंक्रीज कर दिया जाता है. और अगर डिफ्लेशन है तो सारे रेट क्या हो जा रहे हैं? डिक्रीज हो जा रहे हैं. तो आपको दिमाग में बस यही याद रखना है कि अगर इन्फ्लेशन है तो सारे रेट क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. और अगर डिफ्लेशन है तो सारे रेट क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे. और ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या हो रहा है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेंट्रल बैंक क्या कर रही है? सेल कर रही है, ताकि लोगों के हाथ से पैसा जो है वो आरबीआई के पास पहुंच जाए. और अगर डिफ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक क्या कर रही है? डिफ्लेशन में परचेज कर रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लोगों से खरीद ले रही है, ताकि लोगों के हाथ में पैसा पहुंच जाए और डिफ्लेशन का सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाए. अब आ जाइए आपका, ये तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा वो था क्वालिटेटिव tools used by the central bank to fight with the situation of inflation and deflation. अब आ जाए क्वालिटेटिव मेजर्स. क्वालिटेटिव मेजर्स में हमें जो पढ़ना है वो है सिर्फ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. It is the difference between the amount of loan and market value of the security offered by the borrower against the loan. If the margin fixed by the central bank is 40%, then commercial banks are allowed to give a loan only up to 60% of the value of securities. अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं. सपोज आपको लोन चाहिए तो आप जाते हो बैंक के पास. बैंक जो है वो बिना कोलेट्रल के आपको लोन नहीं देता है. आपने जो कोलेट्रल दिया उसका मार्केट वैल्यू जो है वो 1 करोड़ रुपया है. ठीक है. अब ये 1 करोड़ पर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 40% है. तो बैंक जो है वो क्या करेगी? आपको कहाँ तक लोन देगी? ओनली 60 लाख लोन देगी. क्यों? क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने फिक्स क्या रखा है? 40%. तो आपको 1 करोड़ के कोलेट्रल पर बैंक जो प्रोवाइड कर रही है लोन, वो कितना कर रही है? सिर्फ और सिर्फ 60 लाख. सो द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कोलेट्रल अगेंस्ट विच कमर्शियल बैंक इज गोइंग टू प्रोवाइड यू लोन and the actual loan given by the commercial bank is called margin requirement. Once again I am repeating it. The difference between the amount of loan and the market value of the security offered by the borrower against the loan is called margin requirement. आप इसे एक एग्जाम्पल से भी यहाँ पर लिखा हुआ है. बैंक प्रोवाइड्स लोन अगेंस्ट मॉर्गेज प्रॉपर्टी. नो डाउट बिना गिरवी के तो वो कुछ भी नहीं देती है. इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज ₹1 करोड़ and margin requirement is 40%, then bank would provide loan only up to 60 lakhs. This difference between actual market value of property and loan sanctioned by bank against this is called margin requirement. तो अगर सरकार को यानी कि गवर्नमेंट को या सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो क्या करेगी? मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटा देगी. और अगर मनी सप्लाई को
इंक्रीज करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगी, यानी कि डिफ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इन्फ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो क्वालिटेटिव मेजर्स आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लीगल रिजर्व रेशियो, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ये लीगल रिजर्व रेशियो आपने पढ़ रखा है, दो है हमारे पास, SLR एंड CRR, और ये किस प्रकार क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को इफेक्ट करता है, वही इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। How will reverse repo rate and open market operation control excess money supply in an economy? रिवर्स रेपो रेट आपने पढ़ रखा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी समझ लिए आप, और किस प्रकार ये एक्सेस मनी सप्लाई का मतलब क्या है कि मार्केट इकोनॉमी में पैसा, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ गया है और गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल उतने नहीं है, तो एक्सेस मनी सप्लाई का मतलब है कि इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन है। तो आप इसको आपने पढ़ रखा है, मैंने आपको बतला दिया कि इन्फ्लेशन के सिचुएशन में रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे काम करता है। हाउ डू चेंजेस इन बैंक रेट अफेक्ट द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। बैंक रेट, ठीक है ना, बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर भी आप देख लो, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों सिचुएशन आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। एलॉबरेट एनी टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एज एक्सरसाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने दो, यहाँ पर सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट्स को आपको यहाँ डिस्कस करना है, और हमने आपको 6 क्वांटिटेटिव और 1 क्वालिटेटिव मेजर बता दिया, इंस्ट्रूमेंट्स बता दिया है। आप उनमें से कोई सा भी 2 यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। तो दिस इज द ओनली एन आइडिया कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन सिलेबस के बाहर नहीं पूछा जाएगा। दिस इज ऑल। आप अगर इतना ध्यान कर लेते हो तो आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।